हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं डियर साथियों आपके साथ राहुल सर। तो डियर साथियों, आज से हमारा चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बल गतिकी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स, स्टार्ट होने जा रहा है। और इसमें यार सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की दर को, वेग स्थिरांक को, रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है या जो वेग स्थिरांक है इसको प्रभावित करने वाले कारक, इनके मात्रक वगैरह, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। मतलब रासायनिक अभिक्रिया को आज निचोड़ेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ज्यादा देर नहीं करना। भाई एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर वीडियो अच्छा लगता है यार तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड में वीडियो को शेयर भी करें, है ना। ठीक है ना, इतना आपको काम करना ही है। चलो स्टार्ट करते हैं भैया। रासायनिक अभिक्रिया की दर, भैया इसको वेग बोल सकते हो, है ना। वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई आपको वेग के बारे में पता होगा, वेग क्या होता है। तो भैया वेग जो है ना, वेग का फॉर्मूला क्या होता है। तो वेग का फॉर्मूला सर होता है विस्थापन वटे समय, विस्थापन वटे समय। तो भैया अगर हमें वेग निकालना है तो समय की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? समय की। सर कौन से समय की? तो भाई समय जो है ना वो इकाई होता है। समय जो है ना, वेग निकालने के लिए इकाई समय का उपयोग करते हैं। सर इकाई समय क्या होता है? तो इकाई समय का मतलब बेटा 1 सेकंड हो, है ना, 1 मिनट हो, या फिर यार 1 आर हो। क्या हो? 1 आर हो। तो भैया इकाई समय का उपयोग किया जाता है ना। कहते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं हम गाड़ी चला रहे हैं तो कहते हैं ना वो 60 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चला रहा था, 200 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चला रहा था, या एरोप्लेन की जो स्पीड है वो 400 है ना किलोमीटर पर घंटा है। तो भाई पर घंटा क्यों लगा रहा है? इकाई समय। पर घंटा क्या है भैया? इकाई समय है। क्योंकि किसी भी अभिक्रिया का जो वेग या किसी भी वस्तु का अगर वेग निकाला जाता है वो इकाई समय में निकाला जाता है। किसमें? इकाई समय में। क्यों निकाला जाता है? क्योंकि इकाई समय में उसका मेजरमेंट है ना वो एक सही तरीके से हो जाता है। इसीलिए किसी भी वस्तु का वेग जो है ना हम इकाई समय में निकालते हैं। भाई किसमें निकालते हैं? इकाई समय में। ठीक है ना। अब हमें भैया रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग निकालना है। किसी गाड़ी का, ट्रैक्टर का, बस का या जीप का नहीं निकालना, हमें अभिक्रिया का वेग निकालना है। ठीक है ना। जैसे मान के चलो हमारे पास कोई अभिक्रिया है, जैसे ए है ना, बी, और ए और बी मिल रहे हैं तो बन रहा है भैया सी और डी, है ना। तो हमें इस अभिक्रिया का, ऐसी अभिक्रिया का वेग निकालना है, एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग निकालना है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग निकालने के लिए भैया हम समय का उपयोग करेंगे, बट यहां पर हमारा इकाई समय होगा। जैसे इसमें इकाई समय का यूज किया जाता है, इसीलिए ऐसा ही हम इसमें इकाई समय का उपयोग करेंगे, है ना। ध्यान रखना है, इकाई समय का मतलब मैंने बता दिया 1 सेकंड, 1 मिनट या 1 आर होता है। ठीक है ना भाई। तो अब रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है? तो सिंपल है यार, इकाई समय अंतराल में। किसमें भाई? इकाई समय अंतराल में। अब इकाई समय कौन सा ले? तो भाई 1 सेकंड ले लो, 1 मिनट ले लो, या 1 घंटा ले लो, है ना। तो आप इकाई समय का उपयोग करोगे। तो इकाई समय अंतराल में मतलब इकाई समय में अभिकारक, या देखो आप जानते हो ना किसी अभिक्रिया में ये अभिकारक होता है और ये उत्पाद होता है। इसको इंग्लिश में रिएक्टेंट, इसको इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं ना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। ये क्या है भैया? आपका अभिकारक है। और ये क्या है भैया? आपका उत्पाद। क्या है? उत्पाद। ठीक है ना। तो अगर हम इस अभिक्रिया का वेग निकालना चाहते हैं तो इस अभिक्रिया के हमें इकाई समय में, मतलब मान के चलो 1 सेकंड ले रहा है, तो 1 सेकंड में हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में क्या परिवर्तन हो रहा है। अब 1 सेकंड में देख रहे हैं तो 1 सेकंड बाद इसके अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में जो भी परिवर्तन होगा, सांद्रण तो जानते ही हो ना, सांद्रण तो जानते ही हो ना, पतला गाढ़ा, है ना, पतला गाढ़ा, है ना। पतला होता है तो सांद्रता कम है, अगर ज्यादा गाढ़ा है तो सांद्रता क्या है? ज्यादा। या फिर आप ये देखते हो कि सांद्रता क्या होती है? विलेय पदार्थ की मात्रा। और जब विलेय पदार्थ की मात्रा बढ़ती जाती है ना तो कोई चीज पतली से क्या हो जाती है? गाढ़ी होती जाती है। तो विलेय पदार्थ की मात्रा क्या होती है? सांद्रता। तो भैया इसमें हमें अभिकारक या उत्पाद का सांद्रण देखना होता है इकाई समय में। और इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में फिर जो परिवर्तन होगा उसके हिसाब से हम इसका क्या निकालते हैं? वेग निकालते हैं।
क्लियर है। तो इसकी परिभाषा भी कुछ यही हो जाती है, क्या हो जाती है, इकाई समय अंतराल में, यहां लिख दे रहा हूं मैं, इकाई समय अंतराल में, इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन की दर को अभिक्रिया की दर या फिर हम बोल दें वेग कहते हैं, ठीक है ना। तो इकाई समय का अपन को उपयोग करना, ठीक है। और उस इकाई समय में देखना है किसी अभिक्रिया के सांद्रण में कितना परिवर्तन हो रहा है, जो सांद्रण में परिवर्तन होगा वही क्या होगा, अभिक्रिया की दर, ठीक है ना। तो भैया अगर मैं अभिक्रिया की दर का फॉर्मूला बनाऊं, क्या बनाऊं भैया, फॉर्मूला, तो अभिक्रिया की दर का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा भैया क्या, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन, अभिकारक उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन वटे समय अंतराल। अब समय अंतराल मतलब कौन से समय में कितना परिवर्तन हुआ, ठीक है ना। अब देखो उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूं आपको, उदाहरण के लिए मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है। यहां ध्यान से सुनना। यदि मान लेता हूं मैं, यदि t1 समय में, कितने समय में भैया, t1 समय में अभिकारक यहां पूरा लिख दे रहा हूं, अभिकारक या उत्पाद का सांद्रण, मान लेते हैं x1, मान लिया मैंने, t1 समय अभिकारक या उत्पाद का सांद्रण क्या है, x1, तथा t2 समय में अभिकारक या उत्पाद का सांद्रण x2 है। तब देखो मैंने क्या माना कि t1 समय में अभिकारक या उत्पाद का सांद्रण क्या मान लिया, x1, तथा t2 समय में, मतलब जो दूसरा समय है t2, उसमें अभिकारक या उत्पाद का सांद्रण मैंने क्या मान लिया, x2 मान लिया। तब अभिक्रिया की जो दर है वो क्या होगी, देखो अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बते क्या होता है, समय अंतराल, यही होता है ना। तो अब देखो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, देखो मैं इस चीज को हटा दे रहा हूं, तो देखो अभिक्रिया की दर क्या बन जाएगा, तो अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन। अब देखो पहले कितना था, x1, बाद में कितना हो गया, x2। अच्छा ये बताओ परिवर्तन को कैसे निकालते हैं, परिवर्तन को एक दूसरे में से घटा के निकाला जाता है कि नहीं निकाला जाता, बताओ। परिवर्तन का मतलब क्या है, एक दूसरे में से माइनस कर दो। तो बड़ा आपका हो सकता है, मान के चलो x2 हो, तो अक्सर बड़े वाले दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा के निकालते हैं परिवर्तन। तो दूसरा वाला क्या है, x2, और पहला वाला क्या है, x1। तो अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन हमने x1 x2 माने, तो यहाँ जो परिवर्तन अगर दिखाना है तो x2 में से किसको माइनस कर देना, x1 को। अब यहाँ समय अंतराल मतलब समय में अंतर, तो समय में अंतर भैया दूसरा समय क्या है, t2, और पहला समय क्या है, t1 है। तो आप t2 में से t1 को माइनस कर दो, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आप यहां देखो, तो भैया ये देखो सांद्रण में क्या है, परिवर्तन, और सांद्रण को हम किससे व्यक्त कर रहे हैं, x से व्यक्त कर रहे हैं। तो अगर मैं परिवर्तन, देखो आपको पता है परिवर्तन के लिए हम डेल से या d से व्यक्त करते हैं कि नहीं, हाँ। तो अब भैया यहाँ पर हम सांद्रण को d से व्यक्त करेंगे, सॉरी परिवर्तन को हम किससे व्यक्त करेंगे, d से। तो अब ये दिखा रहा है कि ये परिवर्तन है, तो परिवर्तन का हमने लगा दिया d, बट किस में है, सांद्रण में है ना, x में ही है ना। तो परिवर्तन का d लगा दिया और सांद्रण को x से व्यक्त करते हैं, तो ये x। अब ये समय है, तो समय परिवर्तन के लिए हमने d लगा दिया, और ये समय में है तो समय को t से व्यक्त करते हैं, तो dt। तो ये अभिक्रिया की दर का फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया भैया, अभिक्रिया
की दर का फॉर्मूला आ गया। तो dx अपॉन dt, dx अपॉन क्या हो गया dt। क्लियर है? तो ध्यान रखना, अगर हमें दर या वेग निकालना है तो वो इकाई समय के साथ निकालना है और फिर देखना है कि इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में कितना परिवर्तन हो रहा है, वो ही क्या होगी इसकी दर होगी। ठीक है, अब उदाहरण के लिए जैसे मान के चलो T1 और T2 न मानते, ठीक है, मान लेते कि 2 सेकंड में, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, ठीक है, यहाँ सेकंड भी आप लिख लेंगे तो सही रहेगा, है ना, T1 सेकंड है ना, और यहाँ लिख देंगे आप T2 सेकंड, ठीक है, सांद्रण x1, ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, तो मान लिया मैंने 2 सेकंड में सांद्रण कितना है, कितना है 6, है ना, और मतलब, और यहाँ पर मैं मान ले रहा हूँ 3, है ना, और 3 सेकंड में सांद्रण मान लिया मैंने 8, है ना। तो अभिकारक क्या, अभिक्रिया की दर क्या होगी, तो अभिक्रिया की दर के लिए आप ये लगा दो, तो सांद्रण में परिवर्तन मतलब इसमें परिवर्तन देख लो, इन दोनों में कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है, और समय में परिवर्तन कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, मतलब अभिक्रिया की दर क्या होगी 2, कितनी होगी 2 होगी। अब अभिक्रिया की दर का हमें मात्रक निकालना है, पहले क्या निकालना है, मात्रक, तो आओ मात्रक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मात्रक निकालने के लिए भैया हमें किसकी जरूरत पड़ती है, फॉर्मूले की। आपको कब से बता रहा हूँ, कई दिनों से बता रहा हूँ कि जब आपको मात्रक निकालना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो फॉर्मूला क्या है, यही है ना, तो देखो आप, अभिक्रिया 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 की दर, अभिक्रिया की दर का फॉर्मूला क्या है भैया, dx अपॉन dt, यही है ना। अब भैया मात्रक निकालना है, तो बताओ मुझे सांद्रण का मात्रक क्या होता है, सांद्रण का मतलब क्या है, सांद्रता, सांद्रण का मतलब क्या होता है, सांद्रता, तो ये सांद्रता है, और सांद्रता का मात्रक क्या होता है भैया, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और dt क्या है, समय, और समय का मात्रक भैया क्या होता है, सेकंड होता है कि ना। ठीक है, अब देखो ऊपर बटे में है तो ये बटे कहाँ जाएगा, नीचे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोल अपॉन लीटर, और ये क्या है, सेकंड, है ना। तो इसका मात्रक क्या हो गया भैया, मोल अपॉन लीटर इनटू सेकंड। बट ऐसा कौन लिखता है, बताओ, ऐसा कौन लिखता है, ऐसा कोई नहीं लिखता, तो कैसा लिखते हैं सर, तो भैया इन दोनों को हम ऊपर ले जाएंगे, तो जब हम इन दोनों को ऊपर ले जाएंगे तो मोल तो ऊपर है ही, और जब लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स बनेगा, और जब सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड भी क्या बनेगा, इनवर्स बनेगा। तो अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया की जो दर है, इसका मात्रक क्या आ गया भैया, इसका मात्रक आ गया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोस्ट 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 IMP पेपर में 1 नंबर में भी आता है, पेपर में 1 नंबर में भी ये पूछा जाता है। क्लियर है बात। तो अभिक्रिया की दर अभी मात्रक तक कंप्लीट है, मात्रक तक क्या है, कंप्लीट। ठीक है, परिभाषा क्या है, इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन होने की दर को अभिक्रिया की दर का, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ये अभिक्रिया की दर का क्या हो गया भैया, फॉर्मूला हो गया, जो थ्योरेटिकल है, लेकिन इस फॉर्मूले की हमें जरूरत नहीं है, हमें एक क्या है, आंकिक फॉर्मूला बनाना है, मतलब एक छोटा सा फॉर्मूला बनाना है। तो हमने मान लिया कि T1 सेकंड में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में x, अभिकारक या उत्पाद का सांद्रण x है, ठीक है, और T2 समय में अभिकारक या उत्पाद का सांद्रण क्या है, x2 है। तो फिर हमने जब यही वैल्यू उठा के यहाँ पुट करी तो परिवर्तन है, और परिवर्तन हम माइनस करके निकालते हैं, निकाल लिया। समय अंतराल है, मतलब समय में भी परिवर्तन, ये निकाल लिया, तो इसको हम dx लिख सकते हैं, इसको हम dt लिख सकते हैं। ये अभिक्रिया की दर का मेन फॉर्मूला है। कोई पूछे कि अभिक्रिया की दर को किससे व्यक्त करते हैं, तो बता देना dx अपॉन dt से, किससे, dx अपॉन dt से, और ये इसका क्या हो गया, अभिक्रिया की दर का मात्रक हो गया। क्लियर है बात, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलो, मेरी बात आगे सुनना, इस चीज को मैं हटा दूं, इस चीज को मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये आप अपनी कॉपी में आई होप कि नोट कर चुके होंगे, है ना। और भाई आपको ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है कि आपको ऐसे नहीं कि अलग से नोट्स की आपको जरूरत हो, इसकी PDF की जरूरत हो, नहीं, मैं पूरा ही पढ़ा रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ठीक है, अब भैया जो अभिक्रिया की दर है, इसको हम 2 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जो अभिक्रिया की दर है ना, मतलब dx अपॉन dt, इसको हम 2 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। सर कैसे, तो देखो, अभिक्रिया की दर को हम 2 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो पहला है अभिकारक, अभिकारक, पहला क्या है भैया, पहला है अभिकारक के सांद्रण में, अभिकारक के
अभिकारक के सांद्रण में, अभिकारक के सांद्रण में कमी के आधार पर, कमी के आधार पर, अभिकारक के सांद्रण में कमी के आधार पर, अगर अभिकारक के सांद्रण में कमी हो रही, जैसे मान के चलो हमारे पास ये एक कोई अभिक्रिया है ना, C और ये D। अगर ये जो अभिकारक है इसके सांद्रण में क्या हो रही, कमी हो रही, मतलब इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। क्या हो रही है, कम। आप देख लो यार, पेट्रोल को आप हवा में रख दो, पेट्रोल को आप निकाल के बाहर रख दो, उसके सांद्रण में कमी आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं। पेट्रोल अगर मान के चलो हमारे एक बोतल में रखा है पेट्रोल, तो सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसको बोतल का जो ढक्कन है उसको खोल के रख दो, सांद्रण में कमी हो जाएगी, पेट्रोल उड़ जाएगा। तो यही कह रहा हूं, अगर अभिकारक के सांद्रण में क्या हो रही है भैया, कमी है ना, तो अभिकारक के सांद्रण में अगर कमी आ रही है तो कमी के आधार पर जो अभिक्रिया की दर है, क्या है, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, कमी के आधार पर, ध्यान रखना, कमी के आधार पर अभिक्रिया की दर है वो ऋणात्मक होती है, मतलब dx/dt होगी। तो अभिकारक के सांद्रण में अगर कमी हो रही है तो अभिक्रिया की दर माइनस में आएगी। क्या में आएगी भैया, माइनस में आएगी, ये बात याद रखना। कैसी आएगी, माइनस में, ठीक है ना। अब भैया अभिकारक के सांद्रण में कमी, अभिकारक के सांद्रण में कभी वृद्धि होती नहीं है, अभिकारक के सांद्रण में कभी वृद्धि होती नहीं है, तो किसके सांद्रण में वृद्धि होती है, तो उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होती है। किसके सांद्रण में, उत्पाद के, ठीक है। तो अगर मैं दूसरा लिखूं तो उत्पाद के सांद्रण में, उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि के आधार पर, वृद्धि के आधार पर, तो अभिकारक उत्पाद के सांद्रण में अगर वृद्धि हो रही है तो वृद्धि के आधार पर जो अभिक्रिया की दर होगी, अभिक्रिया की दर होगी वो होती है भैया +dx/dt, +dx/dt। तो ध्यान रखना, अगर उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि हो रही है, उत्पाद के सांद्रण में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है ना, तो भैया इसकी जो है ना अभिक्रिया की दर है वो पॉजिटिव होगी, और अभिकारक या उत्पाद के अभिकारक के सांद्रण में कमी हो रही है तो ये -dx/dt होगी। अच्छा सर, वृद्धि कैसे होगी, वृद्धि कैसे होगी सांद्रण में, तो भाई सांद्रण में वृद्धि कैसे होगी यार, आप देखो, हम देखते हैं कि जैसे मान के चलो हम शक्कर, क्या, शक्कर को अगर गर्म करें, शक्कर को हम क्या करें, गर्म करें, कर दी गर्म शक्कर। अब गर्म करके जब उसको नीचे रख देते हैं तो शक्कर जो है ना वो एकदम ठोस हो जाती है, कठोर हो जाती है कि नहीं, क्योंकि उसके सांद्रण में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ताप से क्या हो जाती है, सांद्रण में वृद्धि हो जाती है, तो वो कठोर हो जाती है, थोड़ी गाढ़ी हो जाती है ना। तो ऐसे वृद्धि, अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस और कमी हो रही है तो माइनस। तो ये अभिक्रिया की दर अब हो गया फिनिश, अब अभिक्रिया की दर हो गया फिनिश, तो अब अभिक्रिया की दर से हमें कोई शिकायत नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट अभिक्रिया की जो दर पड़ा है इसको प्रभावित करने वाले कारक भी देख लो, मतलब कोई अभिक्रिया की दर कब बढ़ सकती है या कब घट सकती है, ठीक है ना, ये कोई देख लो, है ना। तो भैया अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक है अभिकारक की प्रकृति, सही है भाई, अभिकारक के ऊपर डिपेंड करेगी अभिक्रिया की दर, है ना। जैसे मान के चलो ये कोई अभिक्रिया है, ये क्या है, कोई अभिक्रिया, ठीक है ना, C और ये बन रहा है, अगर भैया इसमें ऐसे अभिकारक मिल गए कि वो एक दूसरे से क्रिया ही ना करें, वो एक दूसरे से क्रिया ही ना करें, तो बताओ कोई अभिक्रिया संपन्न होगी, बोलो होगी कि नहीं। अगर भैया आपने तेल में क्या मिला दिया, जल, तेल में क्या मिला दिया, जल मिला दिया, तो भैया तेल में जल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलोगे नहीं मिलेगा। अब भाई जब मिल ही नहीं रहे एक दूसरे से तो वो संपन्न होगी अभिक्रिया, वो अभिक्रिया पूर्ण होगी, बोलोगे सर नहीं होगी। तो भैया किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर भी करती है। अगर अभिकारक ऐसे हैं कि हाँ जल्दी जल्दी क्रिया कर जाएंगे, मतलब अभिकारक अगर ऐसे हैं कि भैया ज्यादा क्रियाशील, मतलब अभिकारक है ना क्रियाशील हैं कि हाँ क्रिया कर सकते हैं, तो अभिक्रिया की दर ज्यादा होगी। और अगर अभिकारक ऐसे मिल गए कि वो क्रिया करें ना भैया तेल और जल जैसे, तो उनकी दर होगी, अभिक्रिया की दर कुछ होगी, वो क्रिया ही नहीं करेंगे तो चलेगा भाई, डामाडोल चल रही है गाड़ी, हो रही है अभिक्रिया, होने की तलाश में, है ना। तो भाई
किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर ये डिपेंड करता है कि अभिकारक कैसा है, ठीक है ना। ओके, तो वे पदार्थ जो अधिक क्रियाशील होते हैं उनके लिए अभिक्रिया की दर अधिक होती है, और वे पदार्थ जो कम क्रियाशील होते हैं उनके लिए अभिक्रिया की दर कम होती है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है भैया सांद्रता का प्रभाव। किसका प्रभाव? सांद्रता का प्रभाव। सांद्रता मतलब सांद्रता जानते हो ना, विलेय पदार्थ की मात्रा। सांद्रता क्या होती है? विलेय पदार्थ की मात्रा। ध्यान रखना, विलेय पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? सांद्रता। तो ध्यान रखना भाई, ये जो पॉइंट है मैं लिख रहा हूं, यहाँ जो दिख रहा होगा आपको, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर सांद्रता के समानुपाती होती है। इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आती है लाइन। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर सांद्रता के कैसी होती है? समानुपाती। और समानुपाती का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी क्या बढ़ेगा? बढ़ेगा। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर सांद्रता के समानुपाती होती है। मतलब सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, और सांद्रता घटेगी तो अभिक्रिया की दर घटेगी। और सिंपल सी बात है यार, हमने देखा ना, इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाली परिवर्तन को ही अभिक्रिया की दर कह रहे हैं ना, कहते हैं ना। तो भाई सांद्रण में परिवर्तन होगा तो ही अभिक्रिया की दर आएगी, और परिवर्तन हो ही नहीं रहा तो भाई कहां से आएगी? आप खुद बताओ। अगर विस्थापन ना हो तो वेग आएगा? आएगा कि नहीं आएगा ना। तो विस्थापन तो जरूरी है ना वेग के लिए। तो यहाँ विस्थापन नहीं, यहाँ सांद्रण शब्द है, तो सांद्रण तो जरूरी है ना, सांद्रण के ऊपर डिपेंड है। सांद्रण में परिवर्तन होगा तो दर आएगी, नहीं तो नहीं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट खत्म। अब तीसरा पॉइंट है भैया, तीसरा पॉइंट है अभिक्रिया का ताप। क्या है? अभिक्रिया का ताप। तो भैया बताओ आप, ताप बढ़ाने पर तो अच्छे गति बढ़ जाती है, तो अभिक्रिया की गति नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना, बढ़ेगी। देखते हैं हम, हमारे घर में मम्मी लोग कुछ चीजें, अगर कोई चीज मिल नहीं रही होती ना, तो उसको गर्म करके जबरदस्ती घोल देती, जबरदस्ती मिला देती ना। तो भैया सामान्यतः उच्च ताप पर रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है? अधिक होती है, क्योंकि ताप बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या हो जाती है? वृद्धि। और जब अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी ना, ठीक है। अगला पॉइंट है भैया उत्प्रेरक की उपस्थिति। अब हमने आपको कभी बताया होगा, उत्प्रेरक वो होता है जो अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है। उदाहरण के लिए समझो, जैसे दूध साधारण जो दूध है वो दही में 10 से 12 घंटे में परिवर्तित होता है। बोलो होता है? हाँ सर होता है। लेकिन अगर मैं इस दूध में सोडा डाल दूं, क्या डाल दूं भाई? सोडा डाल दूं। दूध में क्या डाल रहा हूं? सोडा डाल रहा हूं, सोडा, खाने का सोडा। तो अगर मैं उस दूध में सोडा डाल दूं तो जो दूध 10 से 12 घंटे में दही में परिवर्तित हो रहा था, अब वो 10 से 12 नहीं, 20 से 22 घंटे में भी दही में परिवर्तित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सोडा ने क्या किया? अभिक्रिया की गति को मंद कर दिया, जिससे अभिक्रिया धीरे धीरे चल रही है। तो यहां सोडा क्या काम कर रहे हैं? उत्प्रेरक का काम करेगा। ऐसे ही अगर भैया दूध में मैं नींबू डाल दूं तो तुरंत दही में परिवर्तित हो जाएगा, तुरंत, समय नहीं लगेगा। तो नींबू क्या काम करेगा? तो नींबू अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा, इसलिए तो तुरंत वो दही में परिवर्तित हो जाएगा। वैसे तो दही 10 से 12 घंटे में बन रहा था ना, लेकिन नींबू ने तुरंत परिवर्तित कर दिया, मतलब अभिक्रिया की दर को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो भैया उत्प्रेरक ऐसा ही पदार्थ होता है जो या तो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है या तो अभिक्रिया की दर को घटा देता है। तो अभिक्रिया की दर है वो उत्प्रेरक की उपस्थिति पर निर्भर करती है। अगर धनात्मक उत्प्रेरक है तो अभिक्रिया की दर ज्यादा होगी, और ऋणात्मक उत्प्रेरक है तो अभिक्रिया की दर कम। उत्प्रेरक भी दो टाइप के, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो धनात्मक है तो अभिक्रिया की दर ज्यादा, और ऋणात्मक है तो अभिक्रिया की दर कम। सिंपल हो गया। अब प्रकाश का प्रभाव या विकिरण का प्रभाव। तो अक्सर आपने देखा होगा जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो सुबह और शाम की अपेक्षा दोपहर में ज्यादा होता है। प्रकाश संश्लेषण मतलब प्रकाश की उपस्थिति में पौधों का भोजन को बनाना। प्रकाश की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं? नहीं बनाते? बनाते हैं। तो भैया प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का बनाना प्रकाश संश्लेषण होता है, और ये पौधों द्वारा होता है। तो हमने देखा है सुबह या शाम की अपेक्षा दोपहर में प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होता है, क्योंकि दोपहर में प्रकाश ज्यादा होता है। अब दोपहर में प्रकाश ज्यादा तो अभिक्रिया की दर क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना, प्रकाश का प्रभाव भी अभिक्रिया की दर पर पड़ता है। अगर प्रकाश ज्यादा है तो अभिक्रिया की दर ज्यादा होगी, और प्रकाश कम है तो अभिक्रिया की दर कम होगी। तो सिंपल ही है ना। तो ये भैया अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक हुए, और ये अभिक्रिया की जो है ना दर हो गई है वो भी हो गई, ठीक है ना। अब छोटी छोटी परिभाषाएं, जैसे वेग स्थिरांक, इसके बाद क्वेश्चन आता है वेग स्थिरांक। तो वेग स्थिरांक क्या है? तो अगर वेग स्थिरांक बेटा आपको पढ़ना है
तो इसके लिए भैया आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, इसके लिए आपको गुलबर्ग और बागे का मतलब द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम था ना, जो 11th में पढ़ा था, उसको बताना पड़ेगा। तो इसको बेटा अपन अगली वीडियो में ले ले रहे हैं। आज की वीडियो में आपने क्या देखा, अभिक्रिया की दर को, और अभिक्रिया की दर के बाद अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक को, ठीक है ना। इसके बाद जो भी है वो अगली वीडियो में अपन लेंगे, मतलब आप सभी कराएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ छोड़ के कराएंगे, आपने को वो चीज पेपर में आ रही वो आपको कराई नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको सारा कुछ कराया जाएगा अच्छे से। बट आपका सपोर्ट चाहिए, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज जय हिंद।